गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ ले जा रहा हूँ। नॉर्मली जब आप हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में यू प्रोसीड फर्स्ट थ्रू द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एंड देयर आफ्टर यू प्रोसीड फॉर द हाइब्रिडाइज स्टेट और द प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशंस। एक बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि एग्जैक्टली एक्साइटेशन या एक्साइटेड स्टेट जब होती है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन क्यों होता है, कैसे किया जाता है, किन केसेस में एक्साइटेशन होता है, किन केसेस में एक्साइटेशन अलाउड नहीं होता है, क्या फैक्टर हैं जिसके थ्रू आप एक्साइटेशन के थ्रू आगे हाइब्रिडाइजेशन में प्रोसीड करते हैं। और इसी पर बेस्ड बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमें मालूम है कि PF5 या PCl5 एग्जिस्ट बट PH5 डज नॉट एग्जिस्ट। जीनोन डाईफ्लोराइड XeF2 एग्जिस्ट बट XeH2 डज नॉट एग्जिस्ट। IF7 एग्जिस्ट बट IH7 डज नॉट एग्जिस्ट। इन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे इस चीज़ को डील किया जाता है, कोवैलेंसी क्या है, एक्साइटेशन थ्योरी क्या है, किस बिहाफ पर हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बोर्ड की तरफ जाके ले जाता हूँ एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं कि एक्साइटेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा BeH2, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, यस इसका एग्जिस्टेंस है। करस्पॉन्डिंग हेलोजन कंपाउंड BeCl2, यस ये भी एग्जिस्ट करता है। BH3 ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, हालांकि डाइमराइज कर जाता है बट इसका एग्जिस्टेंस है। लाइकवाइज बोरोन का हेलोजन के साथ कंपाउंड ये एग्जिस्ट करता है। मीथेन वेरी फेमस कंपाउंड, मीथेन एग्जिस्ट करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको पायरीन भी बोला जाता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। ग्रुप 15 पे चलो तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ अमोनिया ये एग्जिस्ट करता है। हेलोजन के साथ एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये कंपाउंड एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, एंडोथर्मिक कंपाउंड होते हैं। PH3 एग्जिस्ट करता है, यस इसका एग्जिस्टेंस है। PCl3 ये भी एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद जैसे ही हम स्टेरिक नंबर 5 पे यहाँ अप्रोच कर रहे हैं, PCl5 ये एग्जिस्ट करता है बट PH3 डज नॉट एग्जिस्ट। SH6 ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, स्टेरिक यानी हिंड्रेंस हो जाता है। IH7 ये एग्जिस्ट नहीं करता है। IF7 यस ये एग्जिस्ट करता है। जीनोन के XeH2, XeH4, XeH6 ये 3 कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन के साथ हैं, ये तीनों ही कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि इसके फ्लोरीन के साथ एक कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो हम एक चीज़ पे यहाँ स्पेशली अटेंटिवली अगर ध्यान दें तो हमारा अटेंशन यहाँ जा रहा है यार कि स्टेरिक नंबर 5 या बियॉन्ड स्टेरिक नंबर 5 हम ये देख रहे हैं कि जब इन एलिमेंट का जिनका स्टेरिक नंबर 5, 6 या उसके ऑनवर्ड है, जब ये हाइड्रोजन के साथ इनकी कंपाउंड देखी जा रही है तो ये कंपाउंड का एग्जिस्टेंस नहीं है, बट करस्पॉन्डिंगली जब हेलोजन के साथ कंपाउंड की बात हो रही है तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ अंडरस्टैंड करना पड़ता है, यानी एक्साइटेशन। एक्साइटेशंस 2 तरीके का होता है, एक होता है यानी फ्री एक्साइटेशन और एक होता है फोर्स्ड एक्साइटेशन।
फ्री एक्साइटेशन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से स्लाइटली हायर एनर्जी में जंप अपने आप हो जाता है। अपने आप होने का मतलब कि सराउंडिंग में इतनी थर्मल एनर्जी अवेलेबल है कि लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई लेवल पे चला जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्री एक्साइटेशन। क्वेश्चन ये उठता है कि ये फ्री एक्साइटेशन किन केसेस में होता है। फ्री एक्साइटेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन NS से NP में जंप करता है। NS का मतलब हो गया यानी वैलेंस सेल के S ऑर्बिटल से वैलेंस सेल के P ऑर्बिटल में या एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम होता है। अगर ये वैलेंस सेल का NS एनर्जी लेवल है, अरे 1 2 3 दीज आर द 3 P ऑर्बिटल्स, तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाता है। ये एनर्जी जो डिफरेंस है, इससे कहीं ज़्यादा एनर्जी हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल होती है और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप कर जाता है। बट अगर यहाँ बात करें फोर्स्ड एक्साइटेशन की, तो फोर्स्ड एक्साइटेशन होता है जब वैलेंस सेल के S ऑर्बिटल से उसी के D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है, या वैलेंस सेल के P ऑर्बिटल से उसके D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है। उस कंडीशन में ये एक्साइटेशन अपने आप नहीं होता है, इसको यानी करवाना पड़ता है। अगर कोई चीज़ अपने आप नहीं हो रही है, उसको फोर्सफुली अगर अचीव किया जा रहा है या किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स्ड या कंपेल्ड एक्साइटेशंस। तो फोर्स्ड एक्साइटेशंस NS to ND या NP to ND ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी एटम के यहाँ पे NS, NP और ND ऑर्बिटल को दिखा रखा है। S से D में इलेक्ट्रॉन का जंप इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि इतनी एनर्जी यानी सराउंडिंग में नहीं हो पाती है, इसलिए ये एनर्जी डिफरेंस काफ़ी हाई है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से NP से ND में ये गैप भी हाई होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन अपने आप यानी फ्री एक्साइटेशन इज़ नॉट देयर, इसको फोर्सफुली करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फोर्स्ड एक्साइटेशन क्या है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अभी मैं जस्ट आता हूँ इस पे। इससे पहले थोड़ा सा ज़रा ये भी बता देता हूँ कि एक्साइटेशन होने के लिए, चाहे वो फ्री एक्साइटेशन है या फोर्स्ड एक्साइटेशन है, इसके लिए प्राइमरी कंडीशन होती है कि वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होने चाहिए। जहाँ आप इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं लोअर से हायर में, उस इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल का होना इसेंशियल होता है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये एक्साइटेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। यहाँ जो कंडीशन मैंने बता रखी है, यहाँ जो कि फोर्स एक्साइटेशन में कि वैकेंट ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए, ये प्राइमरी कंडीशन होती है। और साथ में D ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है। D ऑर्बिटल का मतलब अगर मैं इस D ऑर्बिटल को इनके क्लोज ले आऊँ, यानी अगर इस गैप को कम कर दिया जाए किसी भी तरीके से, तो उस कंडीशन में एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, सराउंडिंग में इतना एनर्जी अवेलेबल होगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट कर जाएगा। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इन सारे फैक्ट के आंसर को जानने के लिए हम थोड़ा एक स्टेप आगे प्रोसीड करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल है, यानी कार्बन की अगर बात करता हूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका sp-df कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। ये वैलेंस सेल हो गया मेरे पास में। वैलेंस सेल में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर हैं और यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ p ऑर्बिटल के अंदर भी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 2 है। 2 का मतलब इसकी कोवैलेंसी 2 होनी चाहिए, जबकि हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट। अगर ये टेट्रावैलेंट है तो टेट्रावैलेंट कैसे जो कि बनता है
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ इस वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है। जंपिंग के लिए एनर्जी कहाँ से मिला, यानी सराउंडिंग में थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है, उसको एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस पे चला गया। क्योंकि S और P के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, यानी मान के चलो कि अगर ये S है और ये हमारे पास में P ऑर्बिटल का लेवल है, दैट इज NS यानी 2S, और यहाँ लिख देता हूँ स्पेसिफिकली 2S है, ये 2P है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स S में ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके यहाँ चला जाता है, क्योंकि ये वाला एनर्जी डिफरेंस काफ़ी कम होता है। दिस एनर्जी डिफरेंस इज लो, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्री एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, NS से NP में, NS से NP में, और इस तरीके से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन की कोवैलेंसी 4 हो गई, ये जो कि टेट्रावैलेंट जो कि बन गया। सिमिलर तरीके से एक एग्जाम्पल पे और आपको जो कि ले चलता हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे फास्फोरस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एटॉमिक नंबर इसका होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया 3s2 एंड 3p3, और इसमें 3d यानी वैकेंट स्टेट में रहेगा। ये बैलेंस सेल है मेरे पास में। बैलेंस सेल में सीधा हम जो कि देख पा रहे हैं कि बैलेंस सेल में यहाँ पर ये हो गया 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, एंड 3d ऑर्बिटल यहाँ कम्प्लीटली वैकेंट स्टेट में है 2 3 4 5। नॉर्मली अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस की कोवैलेंसी 3 है, इसीलिए PS3 भी बनता है और PCl3 भी एग्जिस्ट करता है। बट एग्जैक्टली PCl5 के एग्जिस्टेंस के पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ देखो, ये है हमारे पास में 3s, ये है 3p, ये है 3d, NS NP ND। क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जा रहा है, ये एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये एक्साइटेशन इजीली जो कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ बता चुका हूँ कि NS से ND में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ये एनर्जी डिफरेंस अगर हाई है, एनर्जी गैप अगर हाई है, तो ये एक्साइटेशन इजी नहीं है। इसीलिए इसके लिए आपको जो है कि फोर्स्ड एक्साइटेशन करना पड़ता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इस गैप को मैं कैसे कम कर सकता हूँ, कैसे S एंड D के बीच के गैप को जो कि मिनिमाइज कर दूं, ताकि इलेक्ट्रॉन का इजीली एक्साइटेशन 3s से 3d के अंदर हो जाए। इज इट क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप करा के भेज दिया जाएगा तो एग्जैक्टली 1 2 3 एक अनपेड यहाँ रह जाएगा, एक अनपेड इधर आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, और इस तरीके से ये PF5 कंपाउंड बना देगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस गैप को मिनिमाइज कैसे किया जाए। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करनी है d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शंस, और पैरेलल में आपको बताऊंगा कि पैरेलल में बताऊंगा कि d ऑर्बिटल एक्सपेंशन क्या होता है। तो विदाउट जस्ट वेस्टिंग द टाइम हियर, लेट मी कम एंड एक्सप्लेन टू यू कि हाउ एग्जैक्टली इट हैपन्स। जरा अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना। सपोज करो कि यहाँ पर ये किसी एटम का मैंने न्यूक्लियस को रिप्रेजेंटेशन किया है, या पहले आप इस तरीके से अंडरस्टैंड जो कि लें। मैं फास्फोरस का ही केस पे एक्सप्लेन जो कि ले रहा हूँ। ये फास्फोरस का एटम है जो कि न्यूट्रल स्टेट में है, इस तरीके से दिखा दिया मैंने। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से वैलेंस सेल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की ये जो डिस्टेंस है, जिसको आप एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, इसको मैं अगर R1 से रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, और ये है मेरे पास में न्यूट्रल यानी फास्फोरस एटम। अगर इस फास्फोरस एटम पर पॉजिटिव चार्ज यानी क्रिएट कर दिया जाए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखा रखा है, तो
तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जो है कि न्यूक्लियस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होगा और इसका साइज कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा। अगर साइज छोटा हो गया तो इससे थोड़ा सा मैं छोटा साइज का इस तरीके से बना देता हूँ। ये यहाँ न्यूक्लियस से और यहाँ की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ लिख दिया R2। और अगर फॉस्फोरस पे यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट किया जाए तो नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड होगा तो साइज एक्सपैंड करेगा, साइज एक्सपैंड करेगा तो इस न्यूट्रल एटम से इसका साइज मैंने और ज़्यादा इस तरीके से ये दिखा दिया। यहाँ ये सेंटर से ये दिखा दिया जस्ट R3। एटॉमिक रेडियस कंपैरिजन करना चाहें तो आप सीधा जो कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है यानी R3 ये सबसे ज़्यादा है, इसके बाद जो कि न्यूट्रल आ रहा है और सबसे छोटा साइज R2 का हो रहा है। इज इट क्लियर? आप देखो जो है कि ये फास्फोरस का एटम है। फास्फोरस के चारों तरफ 3s 3p 3d की मैं बात कर रहा हूँ। फास्फोरस के राउंड में यानी मान के चलो वैसे ऑर्बिट सर्कुलर फॉर्म में दिखाई जाती हैं। टू मेक द थिंग्स इजी टू अंडरस्टैंड मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है कि ले रहा हूँ। मान लो कि यहाँ ये s ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये इसका p ऑर्बिटल है और कहीं दूर यहाँ ये d ऑर्बिटल्स है। n और s के बीच में गैप और यहाँ इसके बीच में गैप, ये गैप थोड़ा सा अधिक होगा, ये गैप कंपैरेटिवली यानी छोटा होगा। ये हम बोर मॉडल के अंदर भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो कि एग्जैक्टली ये वाला है मेरे पास में NS का मतलब 3s, ये हो गया NP दैट इज 3p, ये हो गया दैट इज यार ND। ठीक है भाई। अगर आपको ये रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो रेडियस R1 मैंने दिखा रखा है, ये R1 यानी फास्फोरस का न्यूक्लियस मैंने कहीं यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया है। मान लो कि दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द फास्फोरस। इसके न्यूक्लियस से और यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस को मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया है R1। न्यूक्लियस ऑफ द फास्फोरस से आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है इसके एटॉमिक रेडियस विच आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय R1। अब देखना ध्यान से कि जब आप फास्फोरस से p डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे आते हैं यानी सेंट्रल एटम पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आने से होगा क्या, लेट अस अंडरस्टैंड हियर, यानी केयरफुली थोड़ा सा ध्यान दें इधर। जैसे ही न्यूक्लियस पे इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल हैं, इन पे क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस पे लगेगा, जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज है। यानी इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस वाले पे अट्रैक्शन होगा सबसे ज़्यादा। इस पे अट्रैक्शन फोर्स इस तरीके से मैंने दिखा दिया। ये बहुत सारे एरो का मतलब हो गया कि यहाँ अट्रैक्शन सबसे अधिक है। इसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन विल बी कंपैरेटिवली लेस। और ये सबसे ज़्यादा दूर है तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स विल बी द लीस्ट। यानी अगर अट्रैक्शन फोर्स के ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाए तो अट्रैक्शन का जो ऑर्डर आएगा, अट्रैक्शन का ऑर्डर यानी सबसे ज़्यादा NS पे अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस का, इसके बाद NP पे अट्रैक्शन हो रहा है और सबसे कम अट्रैक्शन हो रहा है यानी ND पे। जब इन पे अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन होने से ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, ये भी न्यूक्लियस के कुछ क्लोज आएगा, ये भी थोड़ा अंदर आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे ज़्यादा अंदर कौन जाएगा, NS सबसे अंदर जाएगा या NP सबसे ज़्यादा अपनी जगह से अंदर की तरफ जाएगा या ND अपनी जगह से सबसे ज़्यादा अंदर की तरफ आएगा। तो सरप्राइजिंगली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इस तरीके से जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे ध्यान दे लें कि यानी इनिशियली इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से दिखा दिया, ये यहाँ था, ये डॉट डॉट लाइन इंडिकेशन कर रही हैं कि दीज ऑर्बिटल वेर इनिशियली प्रेजेंट हियर।
ये ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा अंदर जाना चाहिए, बट देखने को जो मिलता है जब ये P प्लस में केस को देखते हैं तो ये अपनी इस मीन पोजीशन से स्लाइटली बहुत कम अंदर जाता है। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा अंदर जाता है। ये गैप थोड़ा मैंने ज़्यादा दिखा दिया, ये गैप बहुत कम है। और यहाँ जहाँ तक डी की बात है, डी देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर जा चुका होता है, बहुत ज़्यादा अंदर जा चुका होता है। इसका मतलब यहाँ देखो, ये जो गैप आप देख पा रहे हैं, ये गैप क्या है, सबसे ज़्यादा है। ये गैप कंपैरेटिवली कम है, और इस गैप की अगर बात करूँ तो गैप सबसे कम है। तो अब बात अगर किया जाए कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन किस ऑर्बिटल में देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमको मिल रहा है एनडी के अंदर, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल का अगर ऑर्डर में फॉलो करूं तो एनडी इज मोर कॉन्ट्रैक्टेड देन एनपी इज मोर कॉन्ट्रैक्टेड देन एनएस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई कि ऐसा क्यों हुआ, साइंस में हर चीज़ क्यों और कैसे पर ही डिपेंड करता है। तो इसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ देखें कि जैसे ही ये ऑर्बिटल NS, यानी जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया होगा न्यूक्लियस पे और ये NS के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए होंगे, अट्रैक्शन फोर्स क्योंकि इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा बढ़ गया। बट एग्जैक्टली क्या होता है कि न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट है, ये फॉस्फोरस के केस में देख लें आप, पहले क्या है 1s2 2s2 2p6, ये था ना कॉन्फ़िगरेशन। इधर था 3s2 और यहाँ 3p3 3d यानी वैकेंट था। मैंने यहाँ पर इसकी बात किया है, ये NS NP ND ये थे। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो अंदर वाला शेल है ना, ये 2s 6 2 8 यानी फुल्ली फिल्ड सेल है ये। तो जैसे ही अंदर जाता है, यहीं पर इस न्यूक्लियस के क्लोज में, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस के क्लोज में यहाँ पर क्या है n-1 यानी ये n का वैल्यू 3 था, ये 2 क्या हो गया n-1, ये वाला यानी पेनल्टीमेट सेल है। और ये पेनल्टीमेट सेल आप देख रहे हैं S भी फुल्ली फिल्ड है, P भी फुल्ली फिल्ड है, n-1 फुल्ली फिल्ड सेल मौजूद है। तो जैसे ही अंदर की तरफ आता है, ये फुल्ली फील्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस पे एक रिपल्सन फोर्स लेके डालते हैं। न्यूक्लियस एक अट्रैक्शन फोर्स डाल रहा है, और जो पेनल्टीमेट सेल के अंदर फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उसको जो है कि बाहर की तरफ यानी पुश कर रहे हैं, यानी रिपल्सन फोर्स जो कि लग रहा है। और इसी अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन के काउंटर बैलेंस की वजह से इस S पे जो अट्रैक्शन, मतलब जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे कम। क्योंकि ये सबसे यानी यहाँ पर जो n-1 है, ये इसको स्ट्रांगली यानी धक्का लगाएगा बाहर की तरफ। ये कहेगा भाई अंदर आ रहे हैं, ये कहे अंदर भाई इतना बहुत है, मतलब जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। सिमिलर तरीके से ये थोड़ा सा दूर हो गया, धक्का इस पे लगेगा कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है कि, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है, इसलिए इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन लगेगा। यहाँ रिपल्सन कम होगा और यहाँ रिपल्सन क्या लगेगा, सबसे कम। इस वजह से यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल की जो नई पोजीशन मैंने दिखा दी, ND यहाँ आ गया, NP यहाँ आ गया, NS यहाँ आ गया। और आप देख पा रहे हैं कि NS एंड ND के बीच में ये एनर्जी डिफरेंस जो इनिशियली यहाँ से यहाँ अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में लिख लूँ तो ये एनर्जी का गैप काफ़ी हाई था, और ये एनर्जी का गैप अब आप देख पा रहे हैं ये एनर्जी का गैप काफ़ी कम हो गया है। इसी को कहा जाता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, कि ND ऑर्बिटल का अंदर की तरफ आ जाना, दैट इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना ज़रूरी होता है आपको। और अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया
तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब यहाँ इसका जेड इफेक्टिव कम हो गया। जेड इफेक्टिव कम हो गया होगा तो क्या होगा, अरे नेगेटिव क्या करेगा, ऑर्बिटल को रिपेल करेगा और ये गैप जो इतना था वो गैप और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये गैप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन ये चीज़ें यानी करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने फास्फोरस एटम दिखाया, यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं, अगर मैं फास्फोरस एटम पर 5 फ्लोरीन एटम लेके डाल दूँ तो फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, अपने पे चार्ज लेगा नेगेटिव और इस पे चार्ज डाल देगा पॉजिटिव। ऐसे जो है कि 5 जो है कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है कि यानी जनरेट हो जाएंगे। जैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट में भी स्टडी करते हैं, कार्बन 1 2 3 4 और यहाँ अगर एक फ्लोरीन एटम को लगा दिया जाता है तो ये फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पर चार्ज डेल्टा, यहाँ पे चार्ज अगेन डेल्टा, यहाँ चार्ज और यहाँ तक के चार्ज जो है कि जाता है, यानी चौथे कार्बन तक जो है कि छोड़ता नहीं इसको। फ्लोरीन एटम यानी कार्बन की पूरी कॉलोनी को जो है कि डिस्ट्रॉय कर देता है। कहने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज जिस एटम पे बॉन्डेड है वहीं तक ना रह के ये चौथे तक चला जाता है। यहाँ तो आप देख रहे हैं एक ही एटम पे 5-5 फ्लोरीन है। जब ये चार्ज इतनी दूर तक जो है कि जा रहा है तो एक ही एटम पे 5-5 फ्लोरीन लगने का मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से व्हाट हैपन्स, यहाँ जो ये गैप होता है ये गैप काफ़ी कम हो जाता है। और अगर गैप काफ़ी कम हो गया तो फास्फोरस के अंदर S एंड D का गैप अगर कम हो गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट करके यहाँ चला जाएगा। बट अगर फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसका एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे PH5 है, फास्फोरस पे 5 हाइड्रोजन डाल दिए, इनमें आप देखो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपकी बार फास्फोरस हो गया, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, तो यहाँ चार्ज किया जाएगा नेगेटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये एनर्जी गैप और एक्सपेंड कर जाएगा, और अगर गैप एक्सपेंड कर जाएगा तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यही कारण होता है कि फास्फोरस PF5 तो बना लेता है कि तो फास्फोरस PH5 नहीं बना पाता है। कई लोग इसका रॉन्ग तरीके से इंटरप्रिटेशन कैसे देते हैं, बोलते हैं कि भाई PF5 जैसे उनसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपके दिमाग में भी ये चीज़ को जो है कि यानी अलर्ट होके जो कि रखना है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कि PF5 एग्जिस्ट कर रहा है किंतु PH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो कई कहते हैं भाई कि PF5 में फास्फोरस का ये फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये फालतू का इंटरप्रिटेशन है। अरे फ्लोरीन से छोटा तो हाइड्रोजन हो गया, अगर हाइड्रोजन छोटा है तो PH5 को तो बहुत आराम से बन जाना चाहिए। लॉजिक है केवल और केवल ऑन डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शंस, इसलिए डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर पाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूज़फुल टू यू। आपके इनऑर्गेनिक में कुछ इस तरीके के जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके एक्सप्लेनेशंस के लिए ये पॉइंट मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, और होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड आया होगा। एंड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, अगले लेक्चर में जो स्टेरिक नंबर हमारे छूटे हैं 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 एंड 6, हालांकि स्टेरिक नंबर 8 भी होता है, बड़ो एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यानी चला जाता है, इसलिए हम केवल बात करेंगे स्टेरिक नंबर 2, 3, 4 एंड 6। Thank you very much and all the best for your exams and for your preparation, please.